Muazzaz Arakin, Janaab Speaker, अस्सलाम वालेकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। जब ज़मीन अपने सख्त भूचाल से बड़ी शिद्दत से एक साथ थरथराई जाएगी और ज़मीन में अपने सब बोझ निकाल बाहर फेंकेगी और इंसान हैरान और शशदर होकर कहेगा कि इसे क्या हो गया। उस दिन वो अपने हालात ख़ुद ज़ाहिर कर देगी, इसलिए कि आपके रब ने उसके लिए तेज़ इशारों की ज़ुबान को मुसख्खर फरमा दिया होगा। उस दिन लोग मुख्तलिफ़ गिरोह बनकर जुदा जुदा हालतों के साथ निकलेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखाए जाएँ। तो जिसने ज़र्रा भर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने ज़र्रा भर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। हसीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन जाबिर अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न मिन अहिब्बिकुम इलय्या व अक़रबिकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामह अहासिनुकुम अख़लाक़न। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से सबसे ज़्यादा महबूब और क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन बैठने वाले वो लोग हैं जो तुम में से अखलाक में अच्छे हैं। नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हर एक को मयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। तू चाहे तो हर शब हो मिसाले
शबे असरा तेरे लिए दो चार कदम अर्श बरी है, दिल गिरिया कुना और नजर सूए मदीना, आजम तेरा अंदाज तलब कितना हसी है, आजम तेरा अंदाज तलब कितना हसी है। Bismillahirrahmanirrahim. Leave applications. Senator Syed Muzaffar Hussain Shah has requested for the grant of leave for 8th, 13th and 14th February 2023. Is leave granted? Granted. Ms. Aisha Rajab Ali MNA has requested for the grant of leave for 14th February 2023. Is leave granted? Granted. Item number 2, further discussion on the following motion moved by Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, on 8th February 2022 regarding national issues in order to create awareness and building consensus thereon. Senator Janab Anwarul Haq Kakar Sahab. जनाब चेयरमैन, नेशनल इश्यूज़ के हवाले से कल जॉइंट सेशन में बहुत सारे ख्यालात से हम मुस्तफ़ीद हुए और कोशिश करेंगे कि अपनी इनपुट भी इस हाउस के तवस्सुत से अपने कोलीग्स के सामने भी रखें और कौम के सामने भी रखें। जनाब चेयरमैन, मैं कोशिश करूँगा कि लेस देन अ पार्लियामेंटेरियन आई शुड स्पीक मोर माई हार्ट एज अ सिटीज़न, or as a responsible citizen. Let me further qualify that. 20 साल या जो 2 दिहाइयाँ हमारे यहाँ गुजरी हैं, जिसमें टेररिज्म का जो मेनस है, ये जो थ्रेट है, ये मुख्तलिफ अशकाल में, मुख्तलिफ सूरतों में इमर्ज और री इमर्ज होकर हमारे सामने आता रहा है। हमने बतौर माशरा, बतौर रियासत इसको काउंटर भी किया है, इसको कन्फ्रंट भी किया है। एट टाइम्स अपीयर हुआ है कि इसके सामने शायद हमने सरेंडर भी किया है, एट टाइम्स हम निबर्दाज़मा भी हुए हैं इससे। लेकिन ता दम एटलीस्ट टिल दिस मोमेंट हम किसी कंक्लूसिव अंदाज में इस प्रॉब्लम से शायद नबरदाज़मा नहीं हो पा रहे हैं। जनाब चेयरमैन, देयर आर प्लेथरा ऑफ नुआंसेस, इसके मुख्तलिफ पहलू यकीनन हैं। मैं कोशिश करूँगा कि 2 पहलू इसके, एक
एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स जिसमें काइनेटिक्स और ताकत का एप्रोप्रिएट फोर्स के इस्तेमाल का तस्करा करूं, और दूसरी जानिब हमारे कुछ दोस्तों ने नैरेटिव के हवाले से भी इस पे बात की, तो उस पे भी कोशिश करूंगा चंद जुमले अर्ज करने की। जनाब चेयरमैन, टेररिज्म एक नॉन स्टेट एक्टर्स के तहत एक नॉन स्टेट वॉरफेयर का हिस्सा है। मेरे ख्याल में हम अभी तक इस जंग की नेचर जो है उसको एट टाइम्स समझने में कासिर नज़र आ रहे हैं, चाहे वो पार्लियामान की जानिब से है, चाहे वो सिविल सोसाइटी की जानिब से है, चाहे वो मीडिया की जानिब से है, या एट टाइम्स वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि ऑन ग्राउंड उसको कन्फ्रंट कर रही हैं उनकी जानिब से है। ये ऑनस्लॉट हम पे डोमेस्टिक फ्रंट से अनलीश हुआ है। जनाब चेयरमैन, हिंदुस्तान हम पे हमलावर नहीं हुआ, चाइना हम पे हमलावर नहीं हुआ, अफगानिस्तान की रियासत हम पे हमलावर नहीं हुई, ईरान की रियासत हम पे हमलावर नहीं हुई, न यूरोपियन यूनियन ने ब्रसल्स में डिसाइड करके मिसाइल्स हम पे फायर किए। ये हमारी अपनी पॉपुलेशन के स्क्यूड व्यूज रखने वाले चंद अनासर हैं जो नॉन स्टेट एक्टर्स की सूरत में हम पे हमलावर हुए। और हमारा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, जिसको हम रियासत, ये लफ्ज़ बार बार तवातुर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, बुनियादी तौर पे रियासत क्या है, ये इजमा उन अफराद का है जिन्होंने चंद इदारों के इख्तियार और अक़दार को अपने हाथ में लिया हुआ है और उसको लेजिटिमेसी हासिल है। इसीलिए कत्ल में और कैपिटल पनिशमेंट में फ़र्क रखा गया है, तफरीक रखी गई है। जो कैपिटल पनिशमेंट है वो रियासत के बिहाफ पे एक ड्यू प्रोसेस के तहत उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और जो इंडिविजुअल उसी फिजिकल एक्शन से अगर उस किस्म का कॉन्सिक्वेंस सामने लेकर आता है तो उसे हम कत्ल गर्दानते हैं। इस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म में हमारे पास सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी और हमारे पास एक कन्वेंशनल मिलिट्री थी। जनाब स्पीकर, कन्वेंशनल मिलिट्री की ट्रेनिंग जो ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी के तहत 200 साल से हमारे पास मिली और पोस्ट इंडिपेंडेंस 70 साल हमने उसे ग्रूम किया, वो यूजुअली कन्वेंशनल वॉरफेयर की तैयारी में थी। वो टेररिज्म की तैयारी में हमने उनको इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग कभी न रखा, न समझा। जब ये थ्रेट हमारे सामने आया तो मिलिट्री वॉज मॉर्फ्ड इनटू अ काउंटर टेररिज्म फोर्स, और जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था हमने रिस्पॉन्स ये दिया 9/11 के बाद कि काउंटर इसको मिलिट्री करेगी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, विदाउट रियलाइजिंग कि बाकी दुनिया के जो तजर्बात टेररिज्म के साथ हैं, नॉन स्टेट वॉरफेयर के साथ है, वहाँ पे फॉर्मल काउंटर टेररिज्म फोर्स स्टैब्लिश हुई है। इसमें चूंकि एक चेकर्ड हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है हमारे यहाँ, 3 मरतबा डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा है इस मुल्क में, इसलिए पॉलिटिकल क्लास का विज़ावी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट एक मखसूस व्यू, जो कि एट टाइम्स ठीक भी होता है और एट टाइम्स इतना दुरुस्त नहीं भी होता, लेकिन एक कॉन्टेस्टिंग पोजीशन में ज़रूर है। जब भी टेररिज्म की बात आती है, जब भी इस नुक्ते पे गुफ्तगू होती है, मुझे एज ए सिटीजन ऐसे फील होता है कि अगर उनकी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की होती है तो एप्रिसिएशन, जो मोरल बूस्टर की ज़रूरत होती है, वो शायद इतनी नहीं होती, और हम एक दूसरे के धाक में बैठे होते हैं जैसे दुश्मन के सफ़ों में हों, और जो ही उनके यहाँ कोई कमी, कोई डेफिशिएंसी जो कि हर जंग का हिस्सा होता है, वो अगर सामने आए, एग्जिबिट हो, तो वी ग्लॉट ओवर दैट। हम उसे कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट की बजाय, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बजाय एट टाइम्स हम उसको उससे अंग्रेजी में ग्लॉट ओवर ही कहते हैं, और मुस्तफ़ीद तो खैर उसकी उर्दू नहीं होगी, लेकिन एक रूहानी मसरत उससे हासिल करते हैं। ये रूहानी मसरत हमें
मसले के हल की तरफ नहीं ले जा रही। ये वक्ती तौर पे बायस इत्मीनान तो हो सकता है, बायस हल नहीं है। जनाब चेयरमैन, इस फोरम पे इन कैमरा सेशन की भी बात कुछ दोस्तों ने, हमारे सीनियर्स ने रखी, ज़रूर होनी चाहिए, तमाम लोगों को बुलाना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिस भी कोई नॉवेलिटी नहीं रखती है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये माजी में इन 2 दिहाइयों में कई मरतबा इस ऐवान के सामने, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने इस तरह की ब्रीफिंग्स हुई हैं। मेरी अपनी नाचीज़ राय ये है कि इनोवेटिव अंदाज में, इमेजिनेटिव एप्लीकेशन के तहत अब ओपन माइंड के साथ इस गुफ्तगू को करने का वक्त आ गया है। क्या मिलिट्री काउंटर टेररिज्म फोर्स के तौर पे हमने उसको अप्लाई करना है और मजीद उसका इस्तेमाल करना है? ऐसे दौरानिए में अगर कोई एक्सटर्नल मिलिट्री एडवेंचर होता है हमारे ईस्टर्न साइड से या किसी और तरफ से, ईस्टर्न साइड से ज़्यादा उसकी प्रिजम्पशन होती है, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या करेंगे? उस वक्त जिस टू फ्रंट डॉक्ट्राइन से हम डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा डोमेस्टिक फ्रंट ही सेकंड फ्रंट साबित ना हो। मैं इसकी सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए इसको बहुत ज़्यादा मुफस्सल अंदाज में बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इतना इशारा ज़रूर दूंगा कि इस पे कंस्ट्रक्टिव डिबेट की और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की अशद ज़रूरत है। दूसरी जानिब जो तीसरा इम्पॉर्टेंट नुआंस मैं समझता हूँ या शेड समझता हूँ, वो नैरेटिव के हवाले से है। हमारे कुछ दोस्तों ने कल ये कहा कि जो मज़हब के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नैरेटिव मदारिस में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, वो रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज़म को काउंटर करने के लिए शायद काफ़ी नहीं हो। जनाब स्पीकर, वी नीड टू डेल्व इन, हमें डिगिंग करनी पड़ेगी और इस मसले की जो डाइसेक्शन है वो ऑब्जेक्टिवली करनी पड़ेगी। आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर। नैरेटिव जितना एटलीस्ट टेररिज्म हमारे यहां या वायलेंस को हम फेस कर रहे हैं, ये मल्टी फेसेड वायलेंस है। मेरे सूबे में इथनिक इंस्पायर्ड वायलेंस मौजूद है, जिसमें किसी एक मखसूस कौम को बुनियाद बनाकर उसकी बुनियाद पे एक मुसल्ला तहरीक और जद्दोजहद की जाती है, और बाकी मानदा पाकिस्तान में मजहब की बुनियाद पे वायलेंस को परपिट्रेट किया जाता है। मैं दोनों की काउंटर नैरेटिव पे ज़रूर बात करना चाहूँगा। ये हकीकत अपनी जगह पर मेरे ख्याल में इस्टेब्लिश्ड है कि जो लोग रिलीजियस इंस्पायर्ड वायलेंस में इस्तेमाल होते हैं, उनके पास मेन स्ट्रीम मजहब की सनद नहीं है। जो मेन स्ट्रीम सुन्नी और शिया इस्लाम है, हौज़ा नजफ जो कि अहले तशी में रूहानी तौर पर सबसे सुपीरियर स्पिरिचुअल स्टेटस रखता है। आयतुल्लाह सिस्तानी एक हुज्जतुल इस्लाम, एक बहुत बड़ा रूहानी नाम और शख्सियत अहले तशी के यहाँ, और उनका जो मैं समझता हूँ एहतराम है, वो अहले सुन्नत के यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। कहीं पर खराज या खारजियों की या इस रेडिकलाइजेशन की सनद या फतवा या लीगल ओपिनियन उनकी जानिब से नहीं आई। अहले सुन्नत में चाहे अहले देवबंद हो, चाहे अहले बरेली हो, जामिअतुल अज़हर हो, मेरी नज़र से अभी तक इस रेडिकलाइजेशन के लिए सनद मेन स्ट्रीम इस्लाम से या उनके रिप्रेजेंटेटिव से नहीं आई, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो लोग इसमें वायलेंस में शामिल हैं उनके यहाँ मजहबी रुझानात ज़रूर हैं। जो लिंचिंग कल परसों हुई है वो उन्हीं लोगों ने की होगी जो कि यूजुअली क्लेम करते हैं मजहबी रुझानात को। मजहबी रुझान रखना और उसके सनद याफ्ता उस वायलेंस को लेजिटिमाइज करने में बड़ा फ़र्क है जब आपने काउंटर नैरेटिव जनरेट करना हो। जनाब चेयरमैन, हम इस जंग में जो कि काउंटर नैरेटिव है,
अगर माइल स्टोन मजहब को रख देंगे और दीन से लड़ना शुरू कर देंगे, तो मेरी नाचीज राय इस ऐवान के सामने ये है कि बेहतर ये होगा कि हम रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, जो कि एक स्टेट ऑफ माइंड है और एक साइकोलॉजिकल चैलेंज और इशू है, उसके खिलाफ लड़ें। जनाब स्पीकर, एक तरफ लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी का एम्बेलम शहीद बेनजीर भुट्टो, वो इन रेडिकल एलिमेंट्स का शिकार होती है, विक्टिम बनती है। दूसरी तरफ शेखुल हदीस मौलाना हसन जान, ये दोनों कंट्रास्ट है अपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, अपनी पॉलिटिकल एग्जिबिशन में, और जिस सियासी अशराफिया की वो तर्जुमानी और नुमाइंदगी करते हैं, वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं। मौलाना हसन जान इन्हीं रेडिकल्स का निशाना बनते हैं और वहीं पर उसके नतीजे में शहादत के मर्तबे पे फायज होते हैं। हम अगर एक दूसरे से अपने अपने पॉलिटिकल पॉन्शन, इंक्लिनेशन की वजह से उलझेंगे, ये उलझाव उन रेडिकल एलिमेंट को तकवीयत देगा, वो इसका फायदा उठाएंगे, और जो हमारा एक यूनाइटेड फ्रंट मौजूद होना चाहिए वो हासिल करने में रुकावट होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि सच बोलना चाहिए, लेकिन अधूरा नहीं, पूरा बोलना चाहिए। अधूरा सच बाज़ औक़ात ज्यादा खतरनाक होता है, बल्कि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी आंखों के इशारों को समझते हुए अपनी बात को इख्तिसार की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सेनेट के फ्लोर पे भी हमने ये बात की, यहाँ पे भी हमने ये तजावीज़ के सामने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इस फ्लोर पे मेरा मुतालबा होगा कि कोई ऐसी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाए जिसमें पार्लियामान के अंदर बड़े तवाना आवाज़ें मौजूद हैं। रज़ा रब्बानी साहब यहाँ पर है, मुशाहिद साहब हैं, कौमी असम्बली से ऐसे तवाना आवाज़ें मौजूद हैं, मोहसिन दावड़ साहब हैं, बड़ा फोर्सफुल वॉइस हैं, और एकेडमिक्स जो कि टेररिज्म को समझते हैं। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होगा। जनाब स्पीकर, जो कल हमने इब्तिदा की दो शुहदा के हक में दुआ से, एक तरफ 5 से 7 हज़ार सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहादतें दे चुके हैं और मजीद भी देंगे, ये उनका काम है। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उन्होंने ये अग्री किया हुआ है कि वी विल रिस्क आवर लाइव्स, हम इसमें जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, ये दिस पार्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों को उनको ओनरशिप देनी चाहिए, अगर वहां से इल्जाम तराशी आएगी तो ये लड़ाई कहीं नहीं जाएगी। अगर आप इस लड़ाई में संजीदा हैं, और मेरा ईमान है कि आप हैं, मुझे आपकी नीयत पे शक नहीं है, किसी की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। जरा अपने अंदाज पे गौर जरूर करें, अपनी मेथोडोलॉजी पे गौर जरूर करें। इस विशस साइकिल से हम इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स को, जनाब स्पीकर, दो एडवांटेजेस होते हैं, दो प्रिंसिपल्स पे वो लड़ते हैं। मेरे ऑनरेबल कोलीग ने कल कहा कि हम हजारों की तादाद में हैं, लाखों की तादाद में, उनको न्यूमेरिकल डिसएडवांटेज होता है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवेबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ लिथैलिटी, इसकी बुनियाद पे अपनी जंगी हिकमत अमली मुरत्तिब देते हैं। उन्हें पता होता है कि आप 6 लाख और 7 लाख की फौज के आर्मी हैं, पोजेस करते हैं, आपके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसी तादाद में है, वो आपके मुकाबले में 3 से 4 हज़ार होते हैं, 6 हज़ार होते हैं। वो इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाते हैं, जो मैं बार बार इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूं कि हमारा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कन्वेंशनल मिलिट्री फेयर के तहत टैंक चढ़ाने से शायद ना हो, एरियल बम्बार्डमेंट से शायद ना हो,
इन्फेंट्री डिप्लॉय करने से शायद ना हो, लेकिन स्पेशलाइज्ड फोर्सेस शायद उसका आंसर हो। तो हमें इमेजिनेटिव पर होना पड़ेगा, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा और अपनी अपनी ईगोस को थोड़ा सा कंट्रोल करके इल्जाम तराशी से बचते हुए इस चीज को फॉर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सोसाइटी एंड स्टेट, इसको ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करना होगा और अपने तहीं इसके लिए रिकमेंडेशंस देनी होंगी। जब तक हम इखलास के साथ इस पे काम नहीं करेंगे, इस विशियस साइकिल से जनाब स्पीकर निकलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होगा। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू काकड़ साहब। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लूं या ये जो बहस हो रही है इस पे अब सबको टाइम दूं? जी जनाब नून साहब। एज यू नो कि एक बहुत बड़ा सानिया इर्ताल हुआ है टर्की में, सीरिया में, तो उसमें कैबिनेट के मेंबर्स जितने हैं उन्होंने अपनी एक महीने की सैलरी डोनेट की है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप रूलिंग दें कि नेशनल असम्बली के मेंबरान भी एक महीने की सैलरी उन अफेक्टीज के लिए दें। ये एक अच्छा इकदाम होगा जी। थैंक यू वेरी मच। तुर्किया और शाम दोनों के लिए। जी महमूद बशीर विर्क साहब। तायद करते हुए मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये अंदोलनाक वाक़या जो है हमारे भाइयों के शाम में और तुर्किया में, उसमें हमें हिम्मत से काम लेते हुए अपनी डोनेशन देते हुए एक एक महीने की तनख्वाह डोनेट करनी चाहिए। वैकवानी साहब। बिगिन फ्राम होम, क्योंकि मैं 2002 से लेके मुख्तलिफ ऐसी सोशल एक्टिविटी में काम करता हूँ। मैं समझता हूँ जब भी ऐसा कोई सान्या हो, जब भी जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना फ़ंड खोला कि भाई ये इसमें, तो पहले अगर अपनी तरफ से, मेंबरों की तरफ से, मिनिस्टर के बाबा मेरी तरफ से 10 करोड़ आ गए, उसकी तरफ से 5 करोड़ आ गए, तो ये अरबों रुपए पैसे इकट्ठे हो सकते थे। तो यहाँ पे असेंबली से भी ये तनख्वाह की बात करना कि इसने एक महीने की सब ने तनख्वाह दे दी, तो मैं समझता हूँ आज भी जो ये असेंबली के अंदर बहुत ज़्यादा अरबपति लोग बैठे हुए हैं, हम सारे उसमें हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। इस मुश्किल वक्त में कैबिनेट भी डिसीजन करे कि एक मैं महीने की तनख्वाह देती हूँ, या मेंबर भी कहे कि एक महीने के, किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ कि या पार्टी हेड या सारी पॉलिटिकल जो वहाँ पे कैबिनेट के मेंबर बैठे हैं, पहले वो कोई 10 करोड़ के अनाउंस करे, कोई 5 करोड़, हम सब के ऊपर करोड़ डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कम से कम वो शुरू करें वहाँ से। तशरीफ रखिए। जी मैं जी वैकवानी साहब, आपकी तरफ से क्या ऐलान हुआ है? मैं चाहता हूं कि आप अगर मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे इस हवाले से, मैं बिल्कुल इसके ऊपर काम कर सकता हूं। मैं कल भी सोच रहा था, मगर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि जो कैबिनेट के अंदर मेंबरान बैठे हुए हैं, जो सारे वहां पे, पहले वहां से वो तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द अपोजिशन। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत बड़ा वाक़या है और इसमें एक थोड़ा सा हिस्सा डालने के लिए जो अपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से तजवीज़ आई है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक महीने की तनख्वाह हम सब की तरफ से इस डोनेशन में जानी चाहिए। शुक्रिया। जनाब अब्दुल अकबर चित्राली साहब। तकरीर भी करूँ ना? नहीं, पहले इस पे बात हो जाए। जनाब स्पीकर देखें, पहले सिलाबज़दा में आपने काट लिया, ठीक है। हालांकि मैं अपने इलाके में जितने पैसे मेरे पास थे, अल्लाह को हाजिर नाजिर कह मैं कह रहा हूँ, मैंने तकसीम किए थे। यहाँ जब मैं आया तो मुझे कहा गया कि हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है कि MNAs की जो तनख्वाह है वो वहाँ दे दिया गया, लेकिन अभी तक मैंने तो पैसे दिए हैं, मेरे हल्के को एक पैसा भी नहीं मिला है मरकज से। मैं नहीं देता, मैं अपने अलखदमत को दूंगा, जमा इस्लामी को दूंगा, मैं आपको नहीं देता।
बहरहाल सेंस ऑफ द हाउस जो सामने आया है, तो तमाम मेंबरान कौमी असम्बली की तरफ से जो यहाँ पर एक कंसेंसस डेवलप हो रहा है कि 1 माह की तनख्वाह जो है वो तुर्किया और शाम के जो तवाकारी हुई है उस फंड में दे दी जाएगी। शुक्रिया। यहाँ अगर ये जनाब चतराली अब्दुल अकबर चतराली साहब के अलावा तशरीफ रखें। जनाब नो सरदार रियाज खान मजारी साहब। चतराली साहब, हाँ चित्राली साहब, आप तो हर रोज ही बोलते हैं, हमें भी कभी टाइम बस दिया करें। अभी एक क्योंकि अपोजिशन की तरफ से आ जाए फिर आपकी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दे दिया ये जी मैंने ये बात करनी थी लॉ एंड ऑर्डर और ये जो आपका एजेंडा था, तो ये बीच में ये सारा क्या शुरू हो गया, डोनेशन शुरू हो गई है। तो अच्छा है कि कोई दे, जो अमीर आदमी है वो दे, और जिसने देना हो तो अपने किसी को बता के नहीं दे, आपको आके अपने लिफाफे में या चेक आपकी तरफ दे दे। दैट विल बी मच बेटर। जस्ट टू अनाउंस हियर इट्स नॉट, बेहतर नहीं होता। ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मैं बात करना चाहता था जी। लॉ एंड ऑर्डर के ये जो है दहशतगर्दी, ये 3-4 किस्म की होती है जी। एक तो है जो 1979 से जो इस्लामिक चूरन बेचा गया इस मुल्क में, तालिबानाइजेशन करवाई गई और क्लैशन ऑफ कल्चर आया। एक तो वो है दहशतगर्दी जी, जो हो रही है, जो अभी तक ख़त्म नहीं हो सकी। दूसरा है जी बलूचिस्तान में आज़ादी की एक जंग है। कोई उसको आज़ादी की जंग कहते हैं, कोई उसको कहते हैं म्यूटनी कहते हैं, कोई हर किसी का अपना एक सोच होता है। ये एक तो ये है। तीसरा है जी जो शिया सुन्नी का फसाद चल रहा है, और वो अब पहले तो शिया सुन्नी था, अब तो और भी फ़िरके भी, जैसे जैसे पाकिस्तान बूढ़ा होता जा रहा है और फ़िरके भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा वो है। और चौथा जो है, जो मेरे इलाके में है, वो है जो बदमाश और डकैत और जो आजकल वहाँ से लोगों को किडनैप कर रहे हैं, रैंसम लेते हैं। कभी अभी 4-5 दिन पहले एक 13-14 साल के बच्चे को अगवा किया, स्टूडेंट को। और ये मैं जब से असेंबली में आया हूँ, मैंने इसी बात पे ही बात करता रहा, क्योंकि जो दहशतगर्दी हमारे इलाके में चल रही है उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। हर फोरम पे मैंने बात की है, हर आईजी से मिला हूँ, हर किसी से मिला हूँ, ISI वालों से भी मिला हूँ, लेकिन उसका कोई सदेबाब नहीं हो रहा। यहाँ तक कि वहाँ कत्ल भी हो रहे हैं लोग। यहाँ अभी कोई महीना पहले हमारे इलाके में जो कच्चा का इलाका है, वहाँ से अब ये कहते हैं जी इलेक्शन करो, ये करो। ओ भाई, हमारे इलाके में कोई 20 से 30 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में नो गो एरिया बन चुका है। वहाँ ना कोई स्कूल है, ना पोलियो वाले जाते हैं, ना पुलिस वाले जाते हैं, ना कोई लॉ एनफोर्समेंट वाले जाते हैं वहाँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वहाँ से कोई 20 से 25 हज़ार पॉपुलेशन वहाँ से माइग्रेट करके चली गई है। कोई सिंध में चली गई, कोई नाम क्या रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में, कोई भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उसका कोई सदेबाब नहीं हो रहा। हम तो परेशान हैं इस चीज़ में। हमारी तरफ जो है लोग ये नहीं कहते कि जब महंगाई है, वो कहते हैं जी हमें अमन दो। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अमन हमें कौन देगा। पुलिस वालों में वेल नहीं है, हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हमारा इलाका ऐसा है जहां उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी पार्टी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं PTI के टिकट से कॉन्टेस्ट करके आया, 3 दफा या 4 दफा मेरी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब से। उनसे भी यही बात होती रहेगी, और एक एजेंडा होता था मेरा, लॉ एंड ऑर्डर का। कभी वो कहते थे मैं जनरल फैज को कह रहा हूँ, कभी कहते थे मैं उसको कह रहा हूँ, कभी कहते थे मैं उसको कह रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। फिर रजीम चेंज हो गई, शायद हमने पैसे लिए होंगे,
हम जो इधर बैठे हैं शायद हमने पैसे लिए होंगे, पता नहीं पीपल्स पार्टी वालों ने दिए हैं, पता नहीं हमें नवाज लीग वालों ने दिए हैं, पता नहीं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दिए हैं। वो पैसे हैं किधर? या अमेरिका ने दिए? अगर किसी के पास सबूत है तो हमें बताएं, वो पैसे तो जाके लें। चलो जी, वही पैसे हम ये तुर्की में भी दे सकते हैं, शाम में भी दे सकते हैं, हमें तो अभी तक नहीं मिले। वहां नहीं दे देते, ईदी वालों को दे देंगे। मेरा वाहिद उनको सपोर्ट करने से मैं इसलिए मैंने नहीं किया सपोर्ट इमरान खान साहब को, मेरा यही था कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से फ्रॉम द डे वन। अभी भी वही पोजीशन है। लोग वहां से हर रोज हमको फोन भेजते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैं देखे उसमें भरा हुआ है। किसी का बच्चा उठा लिया है, किसी के घर पे महीना 20 दिन पहले एक गरीब आदमी के घर पे जाके रॉकेट लॉन्चर से हमला किया, 5-6 साल का उसका बच्चा मारा गया, उसके बेटी मारी गई और 15 के 16 आदमी जख्मी हुए। पुलिस वालों को कोई परवाह भी नहीं। पहले तो कच्चे में होता था, अब तो हमारे वो शहर रुझान में शहर उधर हो रहा है, लेकिन कोई फर्क ही, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। वहां से टीचर्स, वहां से डॉक्टर्स हैं वो निकल गए हैं, वहां कारोबारी हजरात दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम रुझान। वो कहते हैं हमारे पास अमन नहीं है। और अगर प्रेस में देखा जाए तो प्रेस में यही लिखा हो जाता है जी ये जो जितने भी बदमाश हैं ये जनाब ये सरदार साहबान ये उनको सपोर्ट करते हैं। हम इल्जाम हमारे पर आता है, लेकिन वहां क्या किया जाए? आपका मैं ISI वालों को मिला, मैंने कहा भाई जो आपके वहां लगे हुए हैं जो एजेंसीज के, चाहे सिविल हैं या मिलिट्री के हैं, किसी उनको चेंज करें, कोई अच्छे आदमी लगाओ ताकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर का मसला तो हल हो। कुछ भी नहीं। हमने इनको, जो अभी गवर्नमेंट आई है, इनको कहा कि हमने रिक्वेस्ट की जी हमको लाइसेंस दो, लाइसेंस भी नहीं देते। ना हमारे पास असला है, ना लाइसेंस हमको मिलते हैं, ना हमें प्रोटेक्ट करते हैं पुलिस वाले। हम जाएं तो जाएं कहां? जुल्म हो रहा है हमारी तरफ। इलेक्शन का भी बिगल बज गया है, सुनने में आ रहा है। भाई इलेक्शन कौन लड़ेगा वहां? आपका पोलिंग स्टेशन कौन बनाएगा वहां? वोटर आपके कौन है? कहां से वोटर ले आओगे वहां? पहले तो आप लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ठीक करें। हमारे इलाके में हर बंदे के ऊपर, जितना कोई जमींदार है, छुप के उनको भत्ते दे रहे हैं। शरीफ आदमी बताते नहीं है। जहां तक कि वहां के औरतों की इज्जत महफूज नहीं है। डकैती होती है 1 आदमी या 2 आदमी, वहां 1-2 आदमी डकैत नहीं आते, 10-10, 20-20 आदमी आते हैं। अब उसका क्या इलाज है? हम तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे, जितने यहां बैठे हैं हमारे मिनिस्टर साहबान, कि उधर या तो कोई ऑपरेशन हो, फौज का ऑपरेशन हो, या इट शुड बी ए टारगेटेड ऑपरेशन। अगर रेंजर्स जाए तो टारगेटेड ऑपरेशन हो, उनको एजेंडा हो, उसको मैस को खत्म करे। हम किसी को मारने की क्या में नहीं है, किसी को हमें खुशी नहीं होगी। हम कहते हैं वहां ऑपरेशन हो, इट शुड नॉट बी पॉलिटिकल ऑपरेशन। जो कसूरवार है, बदमाश है, उनके खिलाफ होना चाहिए। हम तो यहाँ सरदार अयाज सादिक साहब, इंटरेस्ट ही नहीं है जी, वजीरों को इंटरेस्ट ही नहीं ऑर्डर इन दी है। हाउस प्लीज। जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ही नहीं होता, हमारी बात भी नहीं सुनते। सरदार अयाज सादिक साहब, तो या तो इस असेंबली को डिसॉल्व कर दें, आप खत्म करें, हम जाके अपने घर आराम से बैठें। अगर ये बात नहीं सुनना चाहते, अगर ये मिनिस्टर साहबान बात नहीं करना चाहते, अगर यहाँ गपशप मारना है इन्होंने, तो व्हाट इज द यूज ऑफ आर कमिंग टू द असेंबली? सरदार साहब आप बहुत ठीक बात कर रहे हैं, अपने इलाके के मसले की बात कर रहे हैं, आप इसको जारी रखें। आप ये देख रहे सीरियस, कोई सीरियस ही नहीं है, कोई सीरियस नहीं है, कोई वजीर सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके इलाके में तो बिल्कुल ठीक ठाक हर मसला ठीक है। उनके पास स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हर चीज है। हमारे पास ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना अमन है, कुछ भी नहीं है। अब आपने ये फ्लड का इन्होंने किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ अपने इलाके का कहा, साउथ पंजाब में सबसे ज्यादा हिट हुआ तो मेरा तहसील हिट हुआ है।
हमारे 14 आदमी मारे गए, डूब के मरे हैं। एक पैसा भी अभी तक नहीं मिला हमें, एक पैसा भी नहीं मिला। यहाँ अनाउंस होते, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, कई उस मिनिस्टर ने अनाउंस किया, सिंध में दिया गया, हर जगह दिया, हमें कुछ भी नहीं मिला। अभी तक हमारे बंदों को कोई एक पैसा नहीं मिला। यहाँ से हमारी तरफ जो तबाही मची है, वहाँ जनाब पीडीएम जो हमारे मुखालिफ थी, उन्होंने आके पॉलिटिकल क्या के ऊपर उन्होंने जाके सर्वे किए हैं। जिनके घर नुकसान भी नहीं हो उनको पैसे दिए गए, जिनका असल नुकसान हुआ है उनको नहीं दिए गए। हम तो हैरान है, पता नहीं हमारा यहाँ आने का जो हमारा इलाके को आप पाकिस्तान से निकाल दें, या हम कोई ठेके पे दे दें, यूएई को दे दें, अमेरिका को दे दें, ताकि हमें कोई ना कोई तो सपोर्ट करे। पाकिस्तान में हमारा रहने का मकसद क्या है, जब हमारे असेंबली में आवाज कोई नहीं सुनता, हमारे मुतालबे कोई नहीं सुनता। मजारी साहब एक सेकंड, चीफ विप साहब, वसीम साहब, ऑनरेबल मेंबर के जो ऑब्जर्वेशन है इनका आप जवाब दे सकते हैं। आपके कोई भी मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो कौन इनको रिस्पॉन्ड करेगा? मिस्टर स्पीकर, मैं आपका मशकूर। आपने कोई पॉइंट्स नोट किए हैं गवर्नमेंट के लिए? मैं मिस्टर स्पीकर, जो इनके रिजर्वेशंस हैं पर्टिनेंट टू हिज कॉन्स्टिट्यूंसी, जो इनके इश्यूज हैं, आप हुक्म फरमाइए, हम इसको टेक अप कर लेते हैं। जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं हम उनको रेफ़र भी कर देते हैं। जो भी ये इन्होंने रेस किए हैं विप साहब, जब लॉ एंड ऑर्डर पर बात हो रही हो तो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को या उनके रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लोगों का गैलरी में बैठना ज़रूरी है ताकि वह नोट्स लें। तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि ये तकरीर करके चले जाएगा ऑनरेबल मेंबर और किसी को परवाह ही ना हो। मिस्टर स्पीकर, मैं फिर इस सारी कार्रवाई का फ़ायदा क्या है? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ऑनरेबल मिनिस्टर्स को यहाँ होना चाहिए, मगर अर्ज़ ये है कि 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, तो जस्ट ड्यू टू दिस रीज़न ऑनरेबल मिनिस्टर्स जो हैं वो कैबिनेट मीटिंग के लिए चले गए हैं। दैट इज़ द बेसिक रीज़न सर। जी, मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मोशन मूव हुआ था ये मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एजेंडा है सर। इस पर बात हो रही है। आप सही फरमा रहे हैं। आप मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इससे पार्लियामान का एतमाद बढ़ेगा, मिनिस्टर्स को यहाँ होना चाहिए। पेन डाउन करके दिए हैं मुझे, जो मैंने अनाउंस किए हैं, और ये 8 मिनिस्टर्स को यहाँ पर होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है मिस्टर स्पीकर। फिर आप ये जो मैं ऑनरेबल मेंबरान से तकरीर करवा रहा हूँ उसका क्या फायदा है? मिस्टर स्पीकर, मैं डन कर दूं जब तक के मिनिस्टर होंगे यहाँ, तो तब मैं अलाउ करूंगा मिनिस्टर ऑनरेबल मेंबरान को। मुझे सिर्फ 1 मिनट का मौका दीजिए। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन से रिक्वेस्ट करता हूँ जस्ट फॉर 1 मिनट। सर, मेरी ये इस्तदा है, सेंस ऑफ द हाउस भी ये है कि जिन मिनिस्टर्स के मुतल्लिक ये टॉपिक हैं दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द हाउस ड्यूरिंग द डिस्कशन। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। मेरी ये इस्तदा है, अगर ये हाउस मुनासिब समझे तो आज हम इसे अर्जेंट कर दें। नेक्स्ट मीटिंग पे जितने भी एजेंडा आइटम्स हैं ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन दीज एजेंडा आइटम्स ऑल द मिनिस्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट देयर। आप भी इस पे रूलिंग दे दें और मैं भी इसे इंश्योर करूं। साहब, ये देख लें कि आप पहले एजेंडा भी आपने दिया और अब आप कह रहे हैं कि इसको एडजर्न भी कर दें। जी जनाब, आप कंक्लूड करेंगे? मजारी साहब कर लें, कंक्लूड कर लें। मेरा कहने का मकसद ये है जी, हमारा अब जो गवर्नमेंट साइड वाले हैं उनको शायद वो समझते हैं कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है। वी आर यूजलेस फॉर देम नाउ। भाई हम यहाँ आते हैं इसलिए आते हैं, हमें वहाँ लोग हमें इलेक्ट करके हमें इज्जत देते हैं कि हम उनकी आवाज़ बने, इनके यहाँ के प्रॉब्लम क्या सॉल्व करें। हम किसी लीडर के खुशामद के लिए नहीं आते यहाँ। हमारा मुल्क का मसला ये है कि हम लीडरों की खुशामद करते हैं, कोई पार्टी भी हो। भाई हम यहाँ किसी लीडर की खुशामद करने के लिए नहीं आते, हम अपने अवाम के बात करने के लिए आते हैं, चाहे कोई लीडर हो यहाँ का। हमारा मुसीबत यह है कि एक तो इन्होंने एक ये काला कानून बनाया है
कि आप यू कांट क्रॉस द फ्लोर, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो जिस पार्टी के उसको पाबंद रखा जाए। भाई ये इसको खत्म होना चाहिए। ये इसलिए कि वो सिक्योर फील नहीं करते, वो जब उनका मतलब होता है तो आपकी बात मानते हैं, अगर उनका मतलब नहीं होता है दे जस्ट थ्रो यू इन द डस्टबिन। हम ये कहते हैं कि ये बड़ा, ये मैं तो यही कहूंगा कि रेजोल्यूशन पास करें और या 2/3 मेजोरिटी में इसको भी खत्म करना चाहिए। एक और बड़ा गंदा कानून है, एक ये बजट के ऊपर जी, यू हैव टू सपोर्ट योर पार्टी। वो भी मेरे इलाके के लिए तुम देते कुछ नहीं हो कुछ, व्हाई शुड आई सपोर्ट द पार्टी, व्हाई शुड आई सपोर्ट द पार्टी। मुझे समझ नहीं आती ये किस किस्म के कानून किसने बनाए और किस और मुसीबत ये है, देन वी हैव टू चेंज देम विद द 2/3 मेजोरिटी। अब मैं हैरान हूं कि ये दो चीजें मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारों को कि इनको ये अगर आपने लीडरों के पावर खत्म नहीं किए, जो लीडर डिक्टेटर बन के बैठते हैं यहाँ, आपका ये मसला हल नहीं होगा, पाकिस्तान का मसला हल नहीं होगा। यू आर नॉट इंपॉर्टेंट इफ अगर आप खुशामद नहीं करते लीडरों की, अगर खुशामद करोगे तो वो 4-8 ही होंगे ना ब्लू वाइट बॉयज, सारे तो नहीं हो सकते। तो हम यही कहते हैं कि मेहरबानी करके ये इसका ये 2-4 चीजें आप खत्म करेंगे तो इनके खुशामदी टोला खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। देखें, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन जिस मिनिस्टर का बिजनेस हो उसको हाउस में मौजूद होना है और ऑनरेबल मेंबरान के सवालात का जवाब देना है। आज नहीं कोई मौजूद, लिहाजा मजलिस शूरा पार्लियामेंट की कार्रवाई बरोज़ मंगल 28 फरवरी 2023 से 4 बजे तक मुलतवी की जाती है।